हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लबिंग ऑफ इनकम का टॉपिक। क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है? टू ऐड इनकम, सी फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 60 to section 64 of Income Tax Act 1961 में क्लबिंग ऑफ इनकम से डील होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम में एक्चुअली क्लबिंग ऑफ इनकम में कौन कौन सी इनकम्स ऐड होती हैं, या फिर ये क्लबिंग ऑफ इनकम होता क्या है? असेसी हु आर इन हायर टैक्स ब्रैकेट्स, हायर टैक्स ब्रैकेट्स मतलब 30% के स्लैब में है ना, माइट भी 20% के स्लैब में है, दैट कैन बी ऑल्सो द केस। ठीक है, अपना टैक्स बर्डन कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए? टैक्स बर्डन कम करने के लिए व्हाट दे डू, कोई पर्टिकुलर इनकम, ठीक है, दे डाइवर्ट टू ईदर द स्पाउस नेम, माइनर चाइल्ड ना, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो ये चीज ना हो पाए, मीन्स डाइवर्जन हुआ तो जो असेसी होगा आपका, उसकी इनकम अपने आप रिड्यूस हो जाएगी एंड उसका जो टैक्स ब्रैकेट होगा माइट भी वो 30% से 20% में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसे टैक्स का लॉस हो जाएगा, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो है टैक्स का लॉस हो जाएगा। सो असेसी ये काम ना कर पाए, इसकी वजह से क्या लेकर आए हैं? क्लबिंग। जहां पर भी असेसी क्लबिंग आपकी जो इनकम है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, वहां पे क्लबिंग हो जाएगी उस इनकम की असेसी की ही फाइल में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 60 क्या बोलता है। सेक्शन 60 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है इसमें तो द सेक्शन इटसेल्फ सेज ट्रांसफर ऑफ इनकम, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स। विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट्स मतलब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो मिस्टर ए है, ठीक है, इनकी सैलरी है 12 लाख रुपीज की, ओके। ही ओन्स अ हाउस जिसका रेंट आता है, ठीक है, रेंटल इनकम है जिसकी ₹3 लाख, ठीक है। मिसेज ए इज अ हाउस वाइफ, एक सिंपल केस लेते हैं, इज अ हाउस वाइफ, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा ना, मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, ठीक है। इस केस में सपोज करो कि अब ये 3 लाख अगर यहाँ पे ऐड होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 लाख, तो मिस्टर ए की जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगी, टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो हो जाएगी 15 लाख एंड ये आ जाएगा 30% के स्लैब में। बट अगर यही 3 लाख रुपीज मिसेस ए के इनकम में ऐड किया जाए तो इनकी जो टैक्स स्लैब होगा वो नील पे आएगा, ठीक है। अभी नील पे आएगा तो यहाँ पे बेनिफिट हुआ ना मिस्टर ए को, क्योंकि इनकी सैलरी 12 लाख है तो सिर्फ 12 लाख तक ही इनको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स जो है नील आ जाएगा। और अगर यही इनकम जो आपकी रेंटल इनकम है वो अगर मिस्टर ए की इनकम में शिफ्ट होगी, ऐड होगी, तो ₹3 लाख, मिस्टर 3 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो मिस्टर ए को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 60 इसी चीज को जो है प्रोहिबिट करता है कि कोई असेसी जो कि ओनर है किसी असेट का, वो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इनकम नहीं कर सकता है कि हाँ भाई इनकम ट्रांसफर कर दिया एंड दैट्स इट, नहीं, नॉट एट ऑल। क्लबिंग ऑफ इनकम इसकी मिस्टर ए की इनकम ही होगी, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। ये तो सिर्फ उसने बोल दिया, ठीक है। एक और है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनकी गोडाउन इनकम है ₹5 लाख, ठीक है। इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने रजिस्टर्ड डील करी है, रजिस्टर्ड डीड
बनवाई, उसमें इन्होंने लिखा कि गोडाउन इनकम टू बी इंक्लूडेड henceforth, मतलब अभी से, इन द इनकम ऑफ मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स सन। ठीक है, इन्होंने से रजिस्ट्री करवा दी इसकी। जो गोडाउन था वो मिस्टर एक्स के नाम पे था, ओनर है ये इसके, विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, बट इन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्री करवा दी। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो ₹5 लाख की जो इनकम है वो मिस्टर एक्स के ही टोटल इनकम में क्लब होगी। ये तो इजी केस है, कोई फर्क नहीं, जो ओनर है उसी के इनकम में जो है क्लबिंग होनी है। ठीक है, एक और केस लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स है, ही इज होल्डिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स। ठीक है, कौन से राइट्स? वोटिंग राइट्स इन ए लिमिटेड 25%। ठीक है, इनकी इनकम है ₹15 लाख और मिसेस एक्स है, इनकी इनकम है ₹3 लाख। इनको सैलरी मिलती है कहाँ से? ए लिमिटेड, ₹3,60,000। There is no clear justification. On salary. ठीक है, अगर इस पे कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है तो ये जो सैलरी मिल रही है ना मिसेस एक्स को, ये जो 3,60,000 है, ये वाली सैलरी जो मिस्टर एक्स के इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ऐसी सर्कमस्टांसेस आ सकती हैं जहाँ पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो एक स्पाउस का। ठीक है, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? Circumstances when an individual has substantial interest. Substantial interest मतलब किसी भी कंपनी में इफ यू आर होल्डिंग मोर देन 20% ऑफ वोटिंग राइट्स, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है ना, वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी। अगर वो कंसर्न एक कंपनी है एंड if spouse or any relative is holding %20 or more of voting rights, ध्यान देना वोटिंग राइट्स, जो वोटिंग राइट्स अगर वो लेके बैठे हुए हैं 20% और मोर ऑन स्पाउस और रिलेटिव, ठीक है, इंडिविजुअली और कंबाइंड, है ना। या फिर और कौन से केस में जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ सकता है? जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग इज मोर देन 20% बाय रिलेटिव्स। ये दो ऐसे केस हैं जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है।
ठीक है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहाँ पे डेवलप नहीं होगा? जहाँ पे देर आर ऑलमोस्ट टू सिचुएशंस। फर्स्ट, जहाँ पे स्पाउस इज प्रोफेशनली और टेक्निकली क्लबिंग वुड नॉट अप्लाई। जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। एग्जिस्ट सिर्फ 2 केसेस में। where remuneration received by person is professionally or technically qualified। ठीक है। और दूसरे केस में where both husband and wife holds substantial interest। या तो जहां पे दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या फिर वो प्रोफेशनली या टेक्निकली क्वालिफाइड है। प्रोफेशनली मतलब भाई खुद सीए है, खुद सीएस है, किसी अकाउंट डिपार्टमेंट में है, या फिर खुद जो है वो एमबीए किए हुए है तो वो मार्केटिंग में कहीं पे हेड है और उसको सैलरी मिल रही है। फिर अगर बोलो कि नहीं उसके हस्बैंड को जो है 20% से ऊपर वोटिंग राइट्स है इसलिए मिल रही, नहीं। इफ ही और शी इज क्वालिफाइड तो ये वाली जो आपका क्लॉज है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो मूविंग अहेड, हमारा आगे जो चैप्टर है दैट इज इनकम अराइजिंग moving ahead in the chapter, we are now discussing income arising to the spouse of an asset transfer without adequate consideration। without adequate consideration मतलब कोई एसेट ट्रांसफर हुआ, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू इज ₹50,000। ठीक है। बट स्पाउस है, हमने क्या बोल दिया, नहीं हम 10,000 में ही सेल करेंगे। So this is not the adequate consideration because the person is spouse, you are only selling it at 10,000। अगर यही कोई बाहर वाला होता तो हम 10,000 में सेल करते, कभी नहीं करते। हम 50,000 से कम में कभी नहीं लेते उसे। ठीक है। तो इफ एनी एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस केस में, ऐसे केसेस में जो भी इनकम अराइज होगी बिकॉज ऑफ दिस असेट यूज, है ना, वो ट्रांसफरर स्पाउस के इनकम में क्लब होगा। ट्रांसफर स्पाउस के इनकम में क्लब होगा। ओके। इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ असेट, एनी काइंड ऑफ असेट if there is no consideration or inadequate consideration, तो उस केस में जो आपका ट्रांसफर स्पाउस है
income would be clubbed in transfer spouse income. ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हो रहा है, तो उस केस में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम पे, तो उस केस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसफर स्पाउस होगा, इनकम जितनी भी होगी वो उनके इनकम में क्लब हो जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। मिस्टर ए का एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो उन्होंने मिसेज ए को सोल्ड आउट कर दिया इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेंटल इनकम जो आई ना, रेंटल इनकम ₹5 लाख, ये क्योंकि ये ट्रांसफर एसएससी है ना, तो ट्रांसफर स्पाउस के इनकम क्लब्ड ₹5 लाख। ठीक है, बट ये तो सिर्फ हमारी फाइल्स में हुआ, ये जो 5 लाख है वो मिसेज ए ने रखे। ठीक है, अब मिसेज ए ने क्या किया ना, ये ₹5 लाख है ना, उसे बैंक एफडी में डाल दिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट ईयर 5 लाख के ऊपर 7% के अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट मिल गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय मिसेज ए, कितना मिल गया, 35,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 35,000 है ये किसके इनकम में जाएगा, मिस्टर ए की कि मिसेज ए की? चलो फटाफट बताओ, हमने अभी तक क्लबिंग का इतना पढ़ लिया है, सोचो कि किसकी इनकम में जाएगा। देखो जो रेंट आएगा दैट विल डेफिनेटली गो टू मिस्टर एज इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, बट ये जो इंटरेस्ट आया है ये किसकी इनकम में जाएगा, ये जाएगा मिसेस ए की इनकम में। दिस वुंट बी क्लब्ड बिकॉज ये जो है क्रिएशन ऑफ इनकम हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ इनकम, है ना। तो एक क्लॉज है, अगर क्रिएशन ऑफ इनकम हो रहा है तो उस केस में क्रिएशन ऑफ इनकम के ऊपर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है या उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट आ रहा है या डिविडेंड आ रहा है या फिर कोई भी इनकम हो रही है, वो जिसने पैसा इकट्ठा किया है, जिसने उसके ऊपर मेहनत की है उसे मिलेगा। तो मिसेस ए ने जाके बैंक में एफडी बनवाई तो उनको मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक और केस है, मिसेस ए, ठीक है, इनके पास इनकी सैलरी है 20 लाख। ठीक है, इनके हस्बैंड है मिस्टर ए, इन्होंने बोला मुझे स्टार्टअप करना है। ठीक है, इनको कैपिटल चाहिए था, तो मिसेस ए ने बोला मैं लगाती हूँ ना, ये लो 15 लाख ना। ठीक है, इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, कैपिटल चाहिए था, मिसेस ए ने पे कर दिया वो। अब इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सपोज कर लो 1,50,000 का फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ। इस केस में ये 1,50,000 किसकी इनकम में जाएंगे, मिस्टर ए की इनकम में या मिसेस ए की इनकम में? बताओ सोचकर। ये जो 1,50,000 है ना, ये डिपेंड करता है, देखो कैपिटल लगाया था, तो जब कैपिटल लगाया था तो क्या डिसाइड किया था, ये इंटरेस्ट पे करेंगे या फिर ये प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी तो
परसेंटेज पे रेशियो रहेगा, और इंटरेस्ट की बात आएगी तो परसेंटेज रहेगा। ठीक है, परसेंटेज होगा तो मिस्टर ए अपने स्टार्टअप में से इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है पेमेंट कर देंगे मिसेज ए को। ठीक है, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग की बात होगी तो मिसेज ए को प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे दीज आर 5 वेज जहां से जो है इनएडिक्वेट वे से ट्रांसफर होगा असेट। एंड क्लबिंग कहाँ पे होगी? अगर असेट हुआ है तो क्लबिंग होगी ट्रांसफर के इनकम में। अगर हाउस प्रॉपर्टी हुई है तो क्लबिंग होगी ट्रांसफर के इनकम में। एक्विएशन ऑफ इनकम हुआ है ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अक्रीड अमाउंट के ऊपर जो भी हमें प्रॉफिट होगा या फिर जो भी हमें इनकम होगी, that would be calculated on transferees इनकम। ठीक है, फिर अगर किसी बिजनेस में लगाया है पैसा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, तो उसमें दो चीजें हैं, ईदर इट वुड बी इंटरेस्ट और इट वुड बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस दो ही सिचुएशंस है। ठीक है, अच्छा ये जो भी कंडीशंस है ना असेट ट्रांसफर वाली, इसमें ना एक चीज ध्यान रखनी है, दैट husband and wife has not decided to stay apart. So if they are staying apart तो ये क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, ये क्लबिंग नहीं होगी इफ दे हैव डिसाइडेड टू स्टे अपार्ट। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम, सॉरी, क्लबिंग ऑफ इनकम arising to son's wife, that is daughter-in-law, in case father-in-law या फिर mother-in-law transfers assets टू डॉटर इन लॉ। ऑब्वियसली डॉटर इन लॉ पे बोलते शादी हुई है तो कहीं कहीं पे होता है कि दे ट्रांसफर असेट्स इन नेम ऑफ डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो उस केस में जो भी ट्रांसफर होगा इनएडिक्वेट होगा या फिर नो कंसिडरेशन होगा, नो कंसिडरेशन। तो जो स्पाउस वाले जो रूल्स थे ना कि ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर होगा आपका, ईदर इट इज फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, जिसने ट्रांसफर किया होगा असेट डॉटर इन लॉ के नाम पे, जितनी भी इनकम होगी फ्रॉम ट्रांसफर्ड असेट वो उनकी इनकम में क्लब हो जाएगी। मैं फिर से समझाती हूँ। सपोज करो कोई असेट या कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करी है, सारे एग्जाम्पल सेम है, असेट ट्रांसफर करी है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है या फिर बिजनेस इन्वेस्टमेंट किया है ना, इन नेम ऑफ डॉटर इन लॉ।
इन नेम ऑफ डॉटर इन लॉ ना। तो उस केस में जिसने भी ये एसेट ट्रांसफर किया होगा, इधर इट इज मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, जो भी इसका ट्रांसफरर होगा, है ना, उसकी इनकम में क्लब हो जाएगी, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड असेट। ट्रांसफर्ड असेट से जो भी इनकम होगी वो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग अहेड, सपोज करो देयर इज अ माइनर चाइल्ड। ठीक है, हम टीवी देखते हैं, एड्स देखते हैं, माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम है, तो वो इनकम जो है, उसकी इनकम कहां से होगी? पहली चीज ये, टीवी देखते हो, बॉर्नवीटा पीता हुआ वो बच्चा भाग रहा है, जो किसी ना किसी का बच्चा तो होगा ना, उसको पैसे मिलेंगे, वो इनकम किसके में क्लब हो? उसके पास तो पैन कार्ड नहीं होगा ना कि उसकी आइटर फाइल हो, सोचो, होगी उसके पास? या फिर मम्मी ने ना सेविंग करके बच्चे के नाम पे, अपने चाइल्ड के नाम पे एक एफडी कर दिया, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। या फिर सुकन्या अकाउंट सुना है ना, सुकन्या, उसमें पेरेंट्स जो है पैसा डालते रहते हैं, उसमें इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वेयर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड इन नेम ऑफ चाइल्ड। तो उस केस में ये जो इनकम है वो कहाँ पे क्लब होगी? दैट वुड बी क्लब्ड इन पेरेंट्स इनकम। ठीक है, पेरेंट्स में मदर या फादर किसकी इनकम में क्लब होगी? द पेरेंट whose income is higher। इनमें से जिसकी इनकम हायर होगी उसी के में क्लब होगा, दैट्स इट। अच्छा, अब इसमें दो केसेस ऐसे हैं, ठीक है, एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं, दो केसेस ऐसे हैं जहां पे इनकम माइनर के ही इनकम में कैलकुलेट होगी, पेरेंट्स की इनकम में क्लब नहीं होगी। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? वेयर द चाइल्ड इज टैलेंटेड, जहां पे बच्चा खुद टैलेंटेड है, वो खुद अपनी इनकम कर रहा है, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरा, इफ द चाइल्ड इज डिसेबल एंड disability is qualified as per section 80U, ये हम आगे पढ़ेंगे रिडक्शंस के चैप्टर में। ठीक है, तो अगर वो 80U में उसको ये क्वालिफिकेशन डिसेबिलिटी की मिल रही है, तो उसकी जो भी इनकम होगी दैट वुड नॉट बी क्लब्ड इन पेरेंट्स इनकम। ओके, सो देयर आर टू एक्सेप्शंस। उसके अलावा एफडी कर रखी है, सुकन्या का इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब जो है पेरेंट्स के ही इनकम में क्लब होगी। द पेरेंट हुज इनकम इज हायर, जिसकी सबसे ज्यादा हो, जिसकी ज्यादा होगी उसके में क्लब हो जाएगा। देयर आर ओनली टू एक्सेप्शंस, जहां पे चाइल्ड टैलेंटेड होगा या फिर चाइल्ड इज डिसेबल एंड द डिसेबिलिटी हैज बीन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 80U, सॉरी 80U। अच्छा, इसमें ना एक चीज और है, जैसे पेरेंट्स की इनकम में जब चाइल्ड की जो इनकम है वो क्लब हो रही है, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट है या फिर सुकन्या का इंटरेस्ट है,
है ना। तो उस केस में जब भी आपके माइनर चाइल्ड की इनकम इज क्लब्ड टू पेरेंट्स इनकम, उस केस में एक सेक्शन है 1032। सेक्शन 10 मतलब यहाँ पे एग्जेम्पशन की बातें होने लगी। हमने पढ़ा था सेक्शन 10(1) दैट वाज एग्रीकल्चरल इनकम ना। तो 1032 हमें एग्जेम्प्ट करता है, कितना पार्शियली एग्जेम्प्ट करता है। ये एग्रीकल्चरल इनकम वाज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ये हमें पार्शियली एग्जेम्प्ट करता है। उस केस में ₹1500 पर चाइल्ड पर ईयर एग्जेम्पशन मिलती है पेरेंट्स की इनकम में। तो सपोज करो माइनर चाइल्ड की इनकम है, माइनर चाइल्ड इनकम इज ₹3000। तो उस केस में लेस exemption under section 1032 ₹1500 and ₹1500 would be taxable। ये होगा ₹1500 would be clubbed to पेरेंट्स इनकम, ये होगा। ठीक है, तो इसके साथ में हमारा ये क्लबिंग ऑफ इनकम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। You go through your module, you go through your study material, previous year questions. Wherever you find difficulty, you can connect with me. Okay, bye, good night.